हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूके MCQ 25। बेसिकली जो कि उत्तराखंड के पुराने पेपर्स में आए हुए और संभावित प्रश्नों का एक पूरा सेट होता है, जो कि उत्तराखंड के अलग अलग पेपरों को ध्यान में रख के हमारी टीम आपके लिए तैयार करती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बताएं कि हमने अपने चैनल इनर पीस का एक फेसबुक में पेज बनाया है दोस्तों, इनर पीस द न्यू वे ऑफ लर्निंग, जिसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है कि जाके उसे लाइक करना है। लाइक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली हमारे इस पेज को फॉलो करने लगेंगे दोस्तों, जिसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हम जो भी वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं उसे हम अपने फेसबुक पेज में भी अपलोड कर दे रहे हैं, जिससे कि आप हमारे सारे के सारे वीडियोज़ पर इस फेसबुक पेज के थ्रू पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ अब हमारी दोस्तों टीम इस पर कुछ अन्य मटेरियल को भी डालने की बारे में प्लान कर रही है, तो जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जाके सीधे हमारे इस पेज को लाइक करना है और हमारे जो भी डेवलपमेंट होगी नई वो आपको पता चलने लगेगी, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली इसे फॉलो करने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कोई वीडियो पसंद आता है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके अन्य मित्र जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन जो आ जाता है दोस्तों वो है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि आप साथ साथ में अपना रिकॉर्ड भी करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। और जो क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं उन्हें आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बोर्ड बता सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी के बारे में बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? बुक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। इट्स ऑप्शन नंबर ए SS रावत, ऑप्शन बी बद्री दत्त पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर RS टोलिया, ऑप्शन डी डॉक्टर शेखर पाठक। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक। तो दोस्तों आंसर आपने दे दिया होगा और आंसर है सी डॉक्टर RS टोलिया। डॉक्टर RS टोलिया को हम पहले से जानते हैं दोस्तों। डॉक्टर RS टोलिया, दिस मैन, इनकी डेथ हो गई है अभी। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन थे दोस्तों, कमिश्नर थे, जो भी कहिए आप, ध्यान दीजिएगा। और ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी रहे उत्तराखंड के। एक 1971 बैच के IAS ऑफिसर हैं दोस्तों ये। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स आर्टिकल्स लिखी हैं, जिसमें फेमस बुक रही ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट थी और RS टोलिया इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत, हम सबको पता है दोस्तों कि कालिदास ने बड़ी फेमस लिखी थी मेघदूत, का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघदूत को गढ़वाली में किसने अनुवाद किया? ऑप्शन ए आचार्य ओम प्रकाश थपलियाल, ऑप्शन बी आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे, ऑप्शन सी जयप्रकाश पंत और ऑप्शन डी आचार्य धर्मानंद। अगर आपने अपना आंसर दे दिया हो तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आता है कि कौन से यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में सबसे पहले आए थे? यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में सबसे पहले आए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। और दोस्तों इसका आंसर है पुर्तगाली। अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक बात बताएं, वास्को डिगामा नाम के आदमी की बात हम सभी लोगों ने सुना होगा कि वास्को डिगामा भारत आया था, और सबसे पहले भारत यही आया था, क्योंकि 15वीं शताब्दी में ही दोस्तों जो था यूरोपियन पावर इंडिया में आने लगे थे, और बेसिकली ये सब साउथ इंडिया में पहले आए थे दोस्तों। तो वास्को डिगामा जो था पहला आदमी था जो कि आया, और वो आया कहाँ था दोस्तों? कैलीकट में, याद कीजिएगा, कैलीकट में लैंड हुआ था, वो भी सी रूट के थ्रू आया था, कब? 1498 में। तो 1498 इंपॉर्टेंट है, कैलीकट इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, कैलीकट का जो राजा था उसमें वो जैमोरिन था दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैमोरिन। ठीक है, तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। तो फिर से कर लें, तो पुर्तगाली पहला इंपॉर्टेंट हो गया, पुर्तगीज। वास्को डिगामा दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, कब आया? 1498 में आया, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरोपियन था, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ लैंड किया? कैलीकट में। किस रास्ते आया? सी रूट से आया, और कैलीकट का शासक था जैमोरिन। ये वास्को डिगामा की पिक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही युग्म का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन एक सरल क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शैतान सिंह, परमवीर चक्र, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उपयुक्त सभी युग्म सही हैं।
अब दोस्तों देखते हैं हमें क्या क्या पता है। दोस्तों हमें पता है कि कालू मेहरा जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्र सेनानी होने का इनको गर्व प्राप्त है, तो सी तो जरूर सही है। इसके अलावा शैतान सिंह हमने बताया था कुमाऊं रेजिमेंट के थे और इन्हें 1962 के वार में परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों, तो ये भी सही है। और नायक भवानी दत्त जोशी जिन्हें कि अशोक चक्र मिला था ब्लू स्टार के लिए ऑपरेशन के दौरान अपनी आतंकवाद से लड़ते हुए जान गंवाने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सभी युग में सही है दोस्तों। आगे बढ़ें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में पृथ्वी मिसाइल है क्या है, ये क्वेश्चन का है। ऑप्शन ए सतह से वायु, वायु से वायु, वायु से सतह और सतह से सतह, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस। तो दोस्तों पृथ्वी मिसाइल बड़ी फेमस मिसाइल है, इसका आंसर है सरफेस टू सरफेस या सतह से सतह। थोड़ी सी बात जाने, पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों एक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। इसे डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, जो कि इंडिया की है। तो दोस्तों ये है पृथ्वी मिसाइल के बारे में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, वो कहते हैं कि सुमेलित कीजिए श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में इन दोनों को सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल दोस्तों बहुत पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चन की एक ट्रिक है जिसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी ड्यूरेशन में आपको बताएंगे। तो श्रेणी ए में देखें तो ए राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और डी राष्ट्रीय समुद्री दिवस। श्रेणी 2 में 1 जनवरी 12, फरवरी 28, मार्च 16 और अप्रैल 5। दोस्तों वो बोल रहे हैं आंसर्स में कि ABCD कौन सा आंसर सही है। ए 3 4 1 2, 4 3 1 2, 1 2 3 4 और 4 3 2 1। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपने अपना आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अब हम थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं दोस्तों। आप पहले जाइए और देखिए इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कोई ऑप्शन है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये ए ऑप्शन जरूर सही है दोस्तों, इतना हमें पता चल गया। तो जहाँ भी ए के सामने 1 है वो सही होगा, जहाँ नहीं है तो सही नहीं होगा। तो यहाँ ए के सामने दोस्तों 3 है, ये गलत, ए के सामने 4 है, ये भी गलत, और फिर से ए के सामने 4 है, ये भी गलत। तो आपका आंसर है दोस्तों सी। देखिए एक ही में आपको पता चल गया कि आपका आंसर है सी, जो कि 1 2 3 4 मतलब सबके सब सही तरीके से सुमेलित हैं। ये बात होगी दोस्तों। आइए थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चल पड़े। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को डॉक्टर CV रमन जो थे दोस्तों उनने इस दिन ही अपनी एक रमन इफेक्ट नाम से अपनी डिस्कवरी दी थी दोस्तों, वो है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मार्च 16 को मनाया जाता है, जिस दिन बहुत सारे टीकों के बारे में अवेयरनेस और टीके लगाए जाते हैं, वो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। आइए थोड़ा सा जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम के आसपास भी मिलते हैं कभी कभी, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को थोड़ा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान में होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पहली बात तो क्योंकि विज्ञान से बड़े लाभ होते हैं हमको, और ये होता कब है, 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। और 28 फरवरी सन 1929 को सर CV रमन ने एक खोज की थी, जिस खोज का नाम था द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे ही बाद में रमन इफेक्ट भी कहा गया, हम सभी लोगों ने सुना होगा। और इसी खोज के लिए 1930 में सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये कुछ बात थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आर्गन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप अपना आंसर दे दीजिए पहले। तो इसका आंसर है दोस्तों मेथेन। इसमें कुछ ऑप्शंस को आप बड़े इजीली डिलीट कर सकते हैं। कैसे, आर्गन जो होती है निष्क्रिय या निष्क्रिय गैस होती है, बायोगैस तो ज्वलनशील गैस है, तो ये कभी होने वाली ही नहीं है। कम से कम एक ऑप्शन तो आप कम कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि एक अच्छी ज्वलनशील गैस है तो मेथेन उसका बहुत बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि मेथेन एक बहुत अच्छी ज्वलनशील गैस है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जैव गैस या बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। मतलब किसी जैविक सामग्री को बिना ऑक्सीजन के अगर विघटित कर दिया जाए तो उसमें जो गैस उत्पन्न होगी वो बायोगैस है, जैव गैस है। और बेसिकली होता है कि आपने देखा भी होगा दोस्तों कि स्थानीय उपलब्ध जो कचरा होता है या कच्चे पदार्थ होते हैं उनका विघटन किया जाता है बिना ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और उससे जो गैस निकलती है वो है बायोगैस। ठीक है दोस्तों, ये पर्यावरण मित्र गैस है क्योंकि कचरे से भी पैदा होती है और
इसके बहुत सारे घटक हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट घटक हम आपको याद करा रहे हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल याद कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथेन, 50 से 75% तक पाई जाती है दोस्तों उसमें। तो मीथेन कितनी है, 50 से 75%। दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड जो 25 से 50% पाई जाती है। और तीसरी नाइट्रोजन जो 0 से 10% पाई जाती है। तो इस तरीके से ये बायोगैस के बारे में भी क्लियर हो गया। ये एक बायोगैस का संयंत्र है जो लोकल स्तर पे बनाए जाते हैं कचड़े और इत्यादि चीज़ों से बायोगैस बनाने के लिए। इसे जैव गैस भी कहते हैं। आगे बोलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, कौन सच नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ऐसी गलतियां हम बहुत बार कर देते हैं। हम देखते हैं सीधे सच, अच्छा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, ओके ए ऑप्शन लगा दिया है। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन, उत्तराखंड का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो दोस्तों आपने अपना आंसर देना है और उसका आंसर दे दिया हो तो दोस्तों आंसर है बी, उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन। क्योंकि उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है बल्कि फुटबॉल है। इसके अलावा तीनों के तीन ऑप्शन सही हैं। फुटबॉल को दोस्तों 2011 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया उत्तराखंड में। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया। 11 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च या इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने अपना आंसर दे दिया हो तो ये आंसर है 15 मार्च। संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नाम ही अपने आप बता रहा है कि वो उपभोक्ताओं के अधिकार के प्रति आपको जागरूक बनाना है कि बाजार में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनसे बचाना है। ये प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और याद कराएंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि भारत में मनाते हैं हम 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद कीजिएगा। 15 मार्च के अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात की जाए तो वो कब है, 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था दोस्तों, तब इसे बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई तरीके के क्वेश्चन निकल के आएंगे। अभी देखिए, ये ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 29 अगस्त। दोस्तों बेसिकली हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यानचंद का बर्थडे होता है उस दिन, हॉकी जादूगर पता ही है। तो ये याद कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, तो वो होगा मेजर ध्यानचंद। और ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन है, मेजर ध्यानचंद ही हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये भी याद कीजिएगा, इसी दिन होता है ये सारे पुरस्कार मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था। क्वेश्चन नंबर 11 आता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, फिलामेंट शायद आप समझते होंगे दोस्तों। तो ए है टंगस्टन, बी तांबा, सी सीसा और डी सोना। दोस्तों अगर आपने अपना आंसर दे दिया हो तो हम बताएं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो एकदम इररिलेवेंट होते हैं। जैसे क्या इलेक्ट्रिकल बल्ब में कभी सोना लगेगा, नहीं, तो ये क्वेश्चन का सीधे गलत हो गया। शीशे का फिलामेंट तो कभी बन नहीं सकता दोस्तों, शीशे का तो आउटर कवर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो या तो आपका आंसर डी टंगस्टन होगा या बी तांबा होगा। तो कभी आपने इलेक्ट्रिकल बल्ब से तांबा निकालते किसी कबाड़ी वाले किसको तो देखा नहीं होगा दोस्तों। देखा क्या तांबा निकाल रहा है, तांबा तो महंगा है, तो तांबा भी नहीं है। अगर आपको पता नहीं भी है तब भी आप बता सकते हैं इट्स टंगस्टन, और आंसर है टंगस्टन। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो दोस्तों स्मॉल थिन वायर होती है, कहाँ पे, ये अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों इसको, ये फिगर में देखिए, ये जो थिन वायर होती है जो दो बड़ी वायरों के बीच में लगी होती है, दो बड़े ये वायर्स होती हैं इस तरीके से, और एक पतली वायर होती है। जो पतली वायर है उसे ही हम कहते हैं दोस्तों फिलामेंट, और फिलामेंट बने होते हैं टंगस्टन के, और यही प्रतिरोध के थ्रू ऊर्जा को लाइट एनर्जी में चेंज करते हैं और लाइट पैदा करते हैं दोस्तों। ये कोई बात थी। आगे बढ़े, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। नैनीताल में, बी अल्मोड़ा में, सी देहरादून में, डी इनमें से कोई नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपने आंसर दे दिया हो तो ये है सी देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है इसरो की। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसका भी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, ये इस्टेब्लिश हुई है 1966 में। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1966 में। और एक किसकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट है या किसकी सब्सिडियरी यूनिट है, तो इसरो की है।
और ये कहाँ लोकेटेड है, देहरादून में। इसका दोस्तों मेन काम क्या है, ये रिसर्च, हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड में के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। बेसिकली किसके लिए, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी के लिए। और ये सारे काम कब होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होते हैं दोस्तों। शायद आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों, और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला आएगा, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट संग्रहालय काशीपुर, कालाडूंगी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल। काशी जिम कॉर्बेट संग्रहालय, और आंसर है कालाडूंगी। जिम कॉर्बेट म्यूजियम जो है वो कालाडूंगी नैनीताल में लोकेटेड है। ये म्यूजियम एक्चुअली हेरिटेज बेंगलो है, किसका, जिम कॉर्बेट का। ये इसकी कुछ पिक्स हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय की। जिम कॉर्बेट की एक मूर्ति भी यहाँ दिखेगी आपको। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें। सरयू नदी के किनारे कौन कौन सा नगर स्थित है, सरयू रिवर। कपकोट, बागेश्वर, ए और बी दोनों, मतलब कपकोट और बागेश्वर दोनों, या चंपावत। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपने दे दिया हो तो ये है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है, गणनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। गणनाथ गुफा मंदिर चंपावत में, उधम सिंह नगर में, अल्मोड़ा में, इनमें से कोई नहीं। गणनाथ गुफा मंदिर, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अल्मोड़ा। ये इसका एक पिक भी है गणनाथ गुफा मंदिर का दोस्तों आपके लिए, भगवान शिव का मंदिर है। आगे बढ़ें। किस पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, हरिप्रसाद उनियाल, इनमें से कोई नहीं। और आंसर है बी, चंडी प्रसाद भट्ट। हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं नोट्स में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर श्रीनगर, जोशीमठ, मसूरी या नैनीताल। और दोस्तों आंसर है ए, श्रीनगर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर वो पार्ट है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का दोस्तों। ये सेंटर स्टेब्लिश हुआ है, जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं दोस्तों, पहाड़ी जो पेड़ पौधे हैं, उनके सर्वाइवल, एडेप्टेशन, प्रोडक्टिविटी आदि के बारे में रिसर्च और ट्रेनिंग करने के लिए। शायद आपको समझ में आई होगी बात। और ये स्टैब्लिश हुआ है 1979 में। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक पिक है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर। अगला आता है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। एंटी टेररिज्म डे भी कह सकते हैं दोस्तों आप इसको। तो 20 मई, 23 मई, 22 मई या 21 मई को। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, और आंसर है 21 मई। दोस्तों 21 मई 1991 को हमारे देश के एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी दोस्तों, आतंकवादियों द्वारा। तो उसी दिन से 21 मई 1991 को, उसी दिन को 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है हिंदुस्तान में दोस्तों। आगे बढ़ें। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है, मतलब जिसका मुख उत्तर की ओर है। गंडक, रामगंगा, घाघरा और सोन। 4 ऑप्शन है, उत्तरमुखी कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर है सोन। वैसे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गंडक, रामगंगा और घाघरा इस तरीके से आके गंगा में मिलती हैं, ऊपर से उत्तर से आ रही होती हैं, तो उत्तरमुखी तो हुई नहीं। केवल सोन ही है जो मध्य प्रदेश के आसपास से आके नीचे से मिलती है, इसलिए ये सोन हो गई। सोन रिवर जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलती है और पटना के पश्चिम में गंगा में मिलती है। यह बिहार की प्रमुख नदी है। उस नदी का सोन नाम इसलिए पड़ा कि जब इसकी जो बालू जो है पीले रंग की है, तो जब पानी निकलता है इसके ऊपर से तो सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोन कहते हैं। और रेत भवन निर्माण आदि में बड़ी उपयोगी है दोस्तों ये नदी। आइए थोड़ा फिगर देखें दोस्तों। अगर आप इस फिगर को ढंग से देखेंगे तो ये कुछ आपको सोन नदी देखिए उत्तरमुखी हो गई। ये दोस्तों ये गंगा नदी इस तरीके से, और उसके बाद ये यमुना देखिए दोस्तों, यमुना के चंबल, बेतवा। ठीक है, ये घाघरा, ये गंधक और ये कोसी। तो इस तरीके से दोस्तों अभी इतना समझ लीजिए, बाद में हम इसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से वीडियोस लेके बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए। खून का रक्त का थक्का। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन D2 और विटामिन के। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि यूके MCQ 26 होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल इनर पीस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।